हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर कोचिंग में। और आज के अपने जीएस के जो हमारा सेशन चल रहा है जिसमें हम पॉलिटी कर रहे हैं, तो उसमें हमने कल डिस्कस किया था मौलिक अधिकार, और आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में। तो जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शेड्यूल याद करने की आपको ट्रिक बताई थी, तो उन शेड्यूल के हिसाब से जो है आपको आर्टिकल्स भी याद करने हैं कि पार्ट 1 में क्या लिखा है, पार्ट 2 में क्या लिखा है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि कौन से पार्ट में क्या डिस्कस किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आ जाता है, यानी कि संघ एवं इसका क्षेत्र। सेकंड पार्ट में नागरिकता आती है, और थर्ड पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो एक बार मैं आपको पार्ट्स के बारे में भी बता देती हूँ कि अब तक हमने कितने पार्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको थोड़ा एक आइडिया रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने किए हैं टोटल। अगर आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं। इस बात को आपको ऐसे याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल अभी 470 है टोटल, और जो कि 395 थे ओरिजिनली, ये 395 थे पहले। और शेड्यूल जो है वो 12 शेड्यूल हो गए हैं, यानी कि अनुसूचियां जो है ये 12 हो गई हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें ओरिजिनली कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। पहले 22 पार्ट्स थे, और अब जो है टोटल पहले 22 पार्ट्स थे और अब टोटल जो है 25 पार्ट्स हैं। तो आपको एक एक चीज जो है एक एक डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपसे बहुत फैक्चुअल पूछा जाता है आपके यूपीएसआई के स्पेशली एग्जाम में, या फिर रेलवे के एग्जाम में बहुत फैक्चुअल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी को लेकर तो बहुत फैक्चुअल होता है। तो 470 जो है ओरिजिनली थे अनुच्छेद, और 12 शेड्यूल थे। 12 शेड्यूल अभी करंट में है, ये 470 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट्स है। तो हम अपने पार्ट्स के बारे में अगर बात करें कि कितने भाग हैं और कितने कितने कौन कौन सा भाग अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो अगर भाग की हम बात करें तो पहले पार्ट में जो है उसमें दिया गया है संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसका क्षेत्र, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो संघ एवं इसका क्षेत्र अब पार्ट 1 है। अब इसमें आर्टिकल कौन कौन से डील करेंगे, ये आर्टिकल करता है 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक जो है भाग 1 जो है इसमें संघ एवं इसका क्षेत्र जो है ये डील करता है। फिर हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। ये हम तभी तक बताएंगे जहां तक हमने अभी तक अपनी क्लासेस में ये कर लिया है। तो पार्ट सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट सेकंड में आती है नागरिकता। इसमें नागरिकता आती है, और ये कौन कौन से आर्टिकल से डील करती है। ये जैसे ये 1 से 4 पे खत्म होता है, इसलिए 5 से 11 तक। तो 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता डील करती है, और ये कौन से पार्ट में है, पार्ट सेकंड में है। तो आपको पार्ट्स के हिसाब से भी जो है ये सब याद रखना है। फिर हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार कहती हूँ कि इसको बाय हार्ट आपने करने हैं मौलिक अधिकारों को। तो मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ये कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं, 12 से 35 तक। तो आपको आर्टिकल अगर याद करने हैं, तो आपको अगर एक आर्टिकल का पता है 1 से 4 तक क्या है, तो आप बाकी के सब निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से 4 जहां पर खत्म हो रहा है, तो आपको पता है कि संघ एवं इसका क्षेत्र जो है ये 1 से 4 पे खत्म हो रहा है, तो 5 से नागरिकता स्टार्ट होगी। फिर नागरिकता एंड कहां पर हो रही है, आर्टिकल 11 पे नागरिकता एंड हो रही है। अब चूंकि 11 पर एंड होगी, तो 12 से आपके फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाएंगे। 12 से 35 तक ये चलती है, तो 35 के बाद हमारा फोर्थ पार्ट आएगा, जिस पार्ट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है नीति निदेशक सिद्धांत। तो नीति निदेशक
सिद्धांत। ये क्योंकि 35 पे खत्म हो रहा है तो ये 36 से स्टार्ट होगा। नीति निदेशक सिद्धांत, इनके बारे में आज हम डील करेंगे और ये जो है हमारे 36 से 51 तक जो है ये आते हैं। तो 36 से यानी कि 36 से लेके 51 तक जो है नीति निदेशक सिद्धांत हमारे आते हैं। और ये कौन से भाग में है? ये भाग 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अभी तक हमने इतना ही किया है और आज जो हम करेंगे वो है नीति निदेशक सिद्धांत। तो एक बार नीति निदेशक सिद्धांत जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं नीति निदेशक सिद्धांत। हेडिंग डालेंगे नीति निदेशक सिद्धांत। तो नीति निदेशक सिद्धांत जो है इनको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हमने कहाँ से लिए हैं नीति निदेशक सिद्धांत। और नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये क्या रोल है इनका, और ये पार्ट 4 में दिए गए हैं। तो क्या ये एनफोर्सिएबल है और नॉन एनफोर्सिएबल है बाय द कोर्ट, तो इनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो नीति निदेशक सिद्धांत को लेकर हमारा क्वेश्चन है वो है कि इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से लिए गए हैं, क्या सोर्स है। तो नीति निदेशक सिद्धांत पर बहुत क्वेश्चन आता है कि नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, इसका स्रोत क्या है। तो इसको हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में भी थोड़ा सा ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में हमने पढ़ा था कि कहाँ से लिए गए हैं। तो नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो अगर स्रोत की हम बात करें तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये कहाँ पर वर्णित है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये भाग 4 में वर्णित है, यानी कि पार्ट 4 में। तो ये पार्ट 4 में वर्णित है। अब बात आती है इनके एनफोर्समेंट की, आर्टिकल्स की। क्या आर्टिकल्स कौन कौन से डील करते हैं, तो आपको लिखना है कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो है ये डील करते हैं नीति निदेशक सिद्धांत से। और इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें आयरलैंड के अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें ऐड की है, और वो बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू भी इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 36 से 51 तक। पर अगर हम बात करें कि वेदर दे आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट और नॉट, क्या वो कानून द्वारा जो है उनका एनफोर्समेंट हो सकता है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो है नहीं। दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट, यानी कि कानून द्वारा ये आवश्यक नहीं है, एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। यानी कि आपको इसमें और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस लगता है, तो अगर सबसे मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट, अगर हम बात करें डीपीएसपी और वर्सेस फंडामेंटल राइट में, तो कौन इसमें क्या डिफरेंस है, मेजर क्या डिफरेंस है, आप कैसे पता करेंगे कि
जीएसपी और फंडामेंटल राइट में मेजर डिफरेंस क्या है? तो अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये एनफोर्सिएबल है। एनफोर्सिएबल का मतलब होता है कि अगर इनका उल्लंघन हुआ या किसी भी अथॉरिटी ने इनका उल्लंघन किया है, हनन किया है, तो डायरेक्टली आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में भी आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के केस में ऐसा है? तो आंसर है नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किसी भी प्रिंसिपल का अगर उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप ये कह करके कोर्ट में नहीं जा सकते या इनके अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते कि हमारे इन प्रिंसिपल को जो है आपने अप्लाई नहीं किया। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरफ कि कौन कौन से हैं और इनको हम ब्रीफ में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में कौन से प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट जो है, या ऐसे करके लिख लेते हैं इस तरह से कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 यानी कि आर्टिकल 36 जो है ये बात करता है, इसमें लिखी हुई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि इसमें लिखे हैं राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो आर्टिकल 36 में जो राज्य की परिभाषा लिखी हुई है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो राज्य की परिभाषा फंडामेंटल राइट में पार्ट 1 में आर्टिकल 12 में लिखी हुई है, वही मीनिंग यहाँ पर राज्य की परिभाषा का है। तो आप इसको कोलैबोरेट लेकर के पढ़ेंगे कि जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में लिखी हुई है वही डेफिनेशन आर्टिकल 36 की है। जैसे कि आर्टिकल 12 हमने पढ़ा था, तो आर्टिकल 12 में आपने क्या देखा कि आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है कि स्टेट की डेफिनेशन में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जितनी भी प्राइवेट अथॉरिटीज है, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जो भी प्राइवेट अथॉरिटीज है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। यानी कि अगर स्टेट जो है ये वोलेट करता है फंडामेंटल राइट को, तो आप उनके अगेंस्ट में जो है रिट फाइल कर सकते हैं। तो इसमें राज्य की परिभाषा लिखी है कि राज्य किसे किसे आप कहेंगे, किस कौन कौन जो है इसकी श्रेणी में आता है। तो हमने इसमें बात की है जितनी भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं वो सब, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आता है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, ये जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, एलआईसी वगैरह जो गवर्नमेंट की एंटिटीज है, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। यानी कि अगर उन्होंने भी किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है तो उनके खिलाफ भी जो है केस हो सकता है। तो 36 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा की। नेक्स्ट हमने देखना है आर्टिकल 37। हम देखते हैं आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 जो है ये बात करता है आपकी एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब कि जो ये कानून है इनके एनफोर्समेंट के बारे में, यानी कि ये अप्लाई कहाँ होंगे। तो नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांतों का लागू होना, लागू होना। तो ये बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 37 जो है, 37 जो है वो ये बात करता है कि नीति निदेशक सिद्धांत जो है क्या ये एनफोर्सिएबल है या नॉन एनफोर्सिएबल है, क्या ये मतलब किसी को किसी पे बाधित है या नहीं बाधित है। तो अगर हम बात करें कि ये बाधित है या नहीं बाधित है, तो ये बाधित नहीं है, बाधित नहीं है। मतलब स्टेट जो है, जरूरी नहीं कि स्टेट इन पे
जो है कानून बनाए। लेकिन इसमें एक और फ्रेज लिखा हुआ है कि जब भी जो राज्य है वो कानून बनाएगा तो इन कानूनों को ध्यान में रखकर ही वो अपने स्टेट के लिए कानून बनाएगा। तो ये बाधित नहीं है किसी पर भी, किसी एंटिटी पर भी। यानी कि आप अगर ये कहें कि गवर्नमेंट को इसमें कानून बनाने की जरूरत है, आप एनफोर्स करवाना चाहे तो आप नहीं करवा सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 7 में ही लिखा हुआ है कि ये बाधित नहीं है, यानी कि इनका एनफोर्समेंट आप नहीं करा सकते। जैसे कि आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया और उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते, है ना, और आप ही के जैसा कोई सेम पर्सन गया और उसने उसे जॉब दे दी किसी भी अथॉरिटी में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट आप उसको लेकर के कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं केस उसके अगेंस्ट में कि भाई मेरा राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 के तहत, तो मेरा राइट टू इक्वालिटी का इन्होंने वॉयलेट किया है, जब उस पर्सन को इन्होंने जॉब दे दी तो मुझे क्यों नहीं दी, तो इसने जो है इसमें हम दोनों के बीच में जो है भेदभाव किया है। तो फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल 36 से 51 तक जो लिखे हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर इनको नहीं अप्लाई कर रहा है स्टेट तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। स्टेट अप्लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। चलो तो अब आगे चलते हैं हम जो मेन इसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं आर्टिकल 38 की तरफ। आर्टिकल 38 कहता है कि जो भी राज्य है, राज्य अपने राज्य में, मतलब राज्य जो है ये सोशल ऑर्डर को और वेलफेयर ऑफ द पीपल को जो है वो अपने राज्य में इंश्योर करेगा। तो स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, तो सोशल ऑर्डर किसे कहेंगे हम, सामाजिक जो भी वो है सारी चीजें, मतलब जैसे कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को, तो आप इसमें आर्टिकल 38 में एक वर्ड लिखेंगे लोक कल्याण, लोक कल्याण। तो राज्य जो है क्या करेगा, लोक कल्याण करेगा, यानी कि लोक कल्याण ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे जो लोग हैं उनका वेलफेयर हो। तो ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ एक वर्ड इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये आपको पूरी लाइन कभी याद नहीं रहेगी, आपको सिर्फ इसका कीवर्ड याद रहना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी इसको याद रखेंगे कि स्टेट, पूरी लाइन नहीं लिखवानी है, बस ऐसे याद रखना, स्टेट shall maintain social order, and welfare of the people, यानी कि लोक कल्याण का ख्याल रखेगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जब भी कोई भी पॉलिसी बनती है वो इस हिसाब से बनती है कि लोगों को मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो स्टेट पहुंचाए। इसमें हम अभी के जो कुछ प्रोविजंस हैं जो बनाए हुए हैं स्टेट ने, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण करेगा सभी का, यानी कि ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिनसे कि जन कल्याण हो, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी मिनिमाइज हो सके, इस तरह की जो है पॉलिसीज बनाए। फिर आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जब राज्य जो है जब राज्य कोई भी नीति बनाएगा, नीति बनाते वक्त या समय, नीति बनाते समय इनको ध्यान में रखना है, इनको ध्यान में रखना है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से बिंदु हैं जिनको स्टेट को ध्यान में रखना है, तो इसमें ए जो है बिंदु ए में लिखा हुआ है कि जो बोथ पुरुष और महिला हो, कोई भी पुरुष या महिला है उनकी आजीविका सुनिश्चित करेगा, महिला की आजीविका सुनिश्चित करेगा। तो आपको इसमें मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आजीविका सुनिश्चित करना कि जो एम्प्लॉयमेंट है, लिवलीहुड है, इसको इंश्योर करेगा स्टेट। जैसे कि आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, आपने सुना मनरेगा कभी, महात्मा गांधी नेशनल जो
एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है मनरेगा, सुना तो होगा आपने कि 100 डेज का एक वर्क होता है। तो आपने सभी ने मनरेगा का नाम सुना होगा। तो मनरेगा जो है ये एक स्कीम थी जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल लिवलीहुड एम्प्लॉयमेंट मिशन करके गारंटी स्कीम था, गारंटी स्कीम, इसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं। तो मनरेगा के तहत जो है ऐसा होता है, हमारे यहाँ पर कृषि है, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, खेती बाड़ी सबसे ज्यादा से ज्यादा करते हैं। लेकिन खेती बाड़ी में एक पीरियड ऐसा आता है जब कुछ भी बुआई के लिए नहीं होता। अब कौन सा, जैसे कि अब गेहूं कट जाएगा, अब गेहूं बोआ हुआ है ना, अप्रैल में गेहूं कट जाएगा। गेहूं की कटाई के बाद जो है धान की बुआई तक, यानी कि चावल की बुआई तक के जो महीने रहेंगे वे खाली रहेंगे। अब उस समय जो लोग खेतों में काम करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। तो महात्मा गांधी नरेगा जो है ये स्कीम आई और इसके तहत 100 दिन का गारंटी जो है वो काम दिया जाता है। 100 दिन का गारंटी काम जो है गवर्नमेंट देती है और इसमें जो है गवर्नमेंट उनकी जो मिनिमम वेज होती है उसके हिसाब से उनको पेमेंट, उनको अब तो डीबीटी आ गया है, अब आपको तो आपको पता है सब आधार से लिंक हो गया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उनके अकाउंट में हो जाता है। तो इस तरह की जो पॉलिसीज है, एक ऐसी पॉलिसी है कि पुरुष हो या महिला उसकी आजीविका सुनिश्चित करेगा स्टेट, ऐसी पॉलिसीज बनाएगा कि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो। बी में ये कहता है कि जो संसाधन है उनका विभाजन सुनिश्चित तरीके से हो, संसाधनों का विभाजन करेगा और उनको फिर क्या करेगा, संसाधनों का विभाजन एवं उनका बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सभी को संसाधन जो है वो बराबर बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नो वन लेफ्ट बिहाइंड, यानी कुछ किसी भी पर्सन को वो पीछे नहीं छोड़ेंगे, कोई भी संसाधन है उनका पूरी तरह से वो होगा, क्या कह सकते हैं, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं किसी भी कॉलेज की, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी बनाई जाती है पढ़ाने के लिए, कोई भी स्कूल बनाया जाता है, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल मतलब कि सभी लोगों को बराबरी का हक है उस इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ने का। तो कोई भी संसाधन बन रहा है, जैसे कि अभी पेरिफेरल बना है या रेलवे बना है, एक्सप्रेस वे बना है, तो ये सब क्या है, ये हमारे संसाधन है जो जनरेट किए स्टेट ने, और इन संसाधनों का अच्छे तरह से उपयोग हुआ और सब में ये बराबरी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी कि इनका यूज सब कर सकते हैं। तो मेट्रो में किसी को मना नहीं किया जाएगा ना कि भाई रैपिड में आप नहीं बैठो, ऐसा थोड़ी है, सभी के लिए बनाया है। तो इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन संसाधनों का इसमें लिखा हुआ है, एक तो विभाजन होगा और उसके साथ जो है बंटवारा उनका बराबरी से होगा। सी में जो है इसमें लिखा हुआ है कि आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का संचय, धन का संचय, धन के संचय, धन का संचय नहीं होना चाहिए या इसको प्रिवेंट करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो है कुछ ही हाथों में जो है सारा धन नहीं रहना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इक्वली जो पुअर और रिच है उसके बीच में जो इनइक्वालिटी आ रही है उसको, असमानता को भी कम करने की स्टेट कोशिश करेगा और ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे कि धन का संचय ना हो और या फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। तो इसमें आपको मैंने बताया था, शायद हम पढ़ेंगे इसे, 9th शेड्यूल में है, जमींदारी का उन्मूलन और भूमि सुधार। भूमि सुधार आपने सुना है? भूमि सुधार तो आपने सुना होगा, जमीन भूमि सुधार के तहत, वो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि भूमि सुधार क्या है। तो जैसे कि जमींदारी का उन्मूलन या भूमि सुधार, तो पहले क्या होता था, जो किसान थे उनके पास जमीन भी नहीं थी, उनकी जमीन जो है अंग्रेजों के टाइम से ही लगान में और इस सब में हड़प ली गई थी। तो जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी, जमींदारी का सिस्टम का तो है उन्मूलन कर दिया, अबॉलिश कर दिया, ये 9वें शेड्यूल में लिखा हुआ है।
जमींदारी सिस्टम को हटाने के बाद भूमि सुधार लाया गया, यानी कि लैंड रिफॉर्म लाया गया। तो लैंड रिफॉर्म में आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, चकबंदी। तो चकबंदी जो है ये कैसा है कि जैसे किसी भी पर्सन का खेत, जैसे एक पर्सन का खेत यहाँ पर है ए का, और फिर यहाँ पर बी सी डी का खेत है, बी सी डी का खेत है, और फिर ए का यहाँ पर खेत है, फिर यहाँ पर बी का है, और यहाँ पर भी सी का है। तो अब प्रॉब्लम ये है, अब ए को जो है, ए को यहाँ पे ए ने कुछ बो रखा है, उगाया हुआ है, ठीक है। अब ए को यहाँ पे भी सिंचाई करनी है, यहाँ पे भी सिंचाई करनी है, तो उसको यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ तक पानी कैसे लाएगा, उसको यहाँ दो इंतजाम करने पड़ते थे, पहले ऐसे होता था। तो फिर जो है चकबंदी जो भूमि सुधार है वो लेकर के आए कि ए को क्या करते हैं, ए की जो जमीन है वो इसे यहाँ बी वाले के पास दे देंगे, और बी वाले की जो है वो यहाँ सी वाले के पास दे देंगे। तो बी के जो दो खेत हैं वे बराबर हो जाएंगे, ए के दो खेत यहाँ बराबर हो जाएंगे, और यहाँ जो है खेत दे देंगे किसको, सी को। तो अब ए बी और सी इन तीनों के खेत जो हैं बराबर बराबर एक जगह हो जाएंगे, ताकि ये अपने यहाँ पे कुछ भी बोले और यहाँ सिंचाई के लिए इसे परेशानी ना हो, ना इसे हो और ना इसे हो। तो इन्हें हम कहते हैं चकबंदी और भूमि सुधार। और भूमि सुधार इसलिए लाए गए थे क्योंकि गरीब किसान जो थे उनके पास लैंड भी नहीं था बुआई के लिए, और गवर्नमेंट ने उन्हें लैंड दिलाए हैं। तो वे लैंड किसके दिलाए थे, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ खत्म किया, यानी कि कुछ ही हाथों में है, धन का संचय ना हो, जमीन का संचय ना हो। तो जमींदारों ने जो हड़प रखे थे लैंड, वो लैंड गवर्नमेंट ने किसानों को दिलवा दिए। तो इसे हम कहते हैं कि धन का संचय ना हो और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। इसमें फिर डी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो पहले क्या होता था, पहले ना इंग्लिश के टाइम पे ऐसे होता था कि सेम आर्मी में एक पर्सन है जो कि वाइट है यानी कि ब्रिटिश है, और एक पर्सन है जो कि इंडियन है, वो भी आर्मी में सोल्जर है, दूसरा भी आर्मी में सोल्जर है। लेकिन जो ब्रिटिश है उसे पे ज्यादा मिलती थी, और जो ये है इंडियन है इसको पे कम मिलती थी। तो इसमें हमारे यहाँ पे एक प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी बराबर जो काम होगा, समान कार्य जो होगा उसके लिए समान पैसा उसे मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान वेतन उसको दिया जाएगा, यानी कि उसने अगर कोई काम मान लीजिए वो मजदूर का काम है और मजदूर की जो दिहाड़ी है वो 400 रुपए है, तो अगर एक महिला को मजदूर की दिहाड़ी के मिल रहे हैं तो पुरुष को जो है 400 मिल रहे हैं, तो महिला को भी 400 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि महिला को कम दिए जाएंगे और पुरुष को ज्यादा दिए जाएंगे। अब तो बहुत ज्यादा इतना वो हो गया है कि कहीं पर अगर महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं तो वो डिमांड कर सकती है कि जो जितना पुरुष को दिया जा रहा है उतना ही महिला को दिया जाए, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है इसमें इसका कॉन्सेप्ट है, और इसमें बाकी और भी सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि इसमें एक और प्रोविजन दिया गया है, वो था लिवलीहुड तो हो गया हमारा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का एक और मैं एग्जांपल बताती हूँ, आपने वो सुना है मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट सुना है, नहीं सुना, चलो मैं बता। तो मिनिमम वेज एक्ट क्या है कि कोई भी पर्सन है, आप उस मिनिमम वेज से कम उसे पैसा नहीं देंगे। जैसे कि हमारे यूपी में, दिल्ली में सब में सेट है, एक मिनिमम वेज तो उसे देनी है। जैसे कोई भी हायर कर रहा है कुछ मजदूरों को, तो अगर वो मिनिमम वेज से कम पैसे दे रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा, ये उल्लंघन माना जाएगा। तो मिनिमम वेज एक्ट का मतलब है जैसे कि कोई ए पर्सन है और वो मजदूर है, और उसको जो है उसको मिनिमम वेज एक्ट के तहत जो है 200 रुपए मिनिमम वो दी गई है इनकम, कि वो कोई भी कार्य कराएंगे तो 200 से कम के पैसे तो नहीं देंगे, 200 से कम के तो देने ही नहीं है। लेकिन अगर वो इस पर्सन को 100 रुपए दे रहा है उस काम के, तो ये गलत है, क्योंकि कम से कम इतना पैसा तो दे कि उससे वो कुछ चीजें खरीद सके अपनी इसेंशियल, अपने लाइफ के लिए, मतलब अपने खाने की चीजें कुछ ऐसी खरीद सके कि उतना उसमें उसका गुजारा हो जाए। तो अगर वो उसे 100 दे रहा है तो गलत है,
इसलिए मिनिमम वेज एक्ट जो है ये लाया गया था कि एक्सप्लॉयटेशन जो है लोग करते हैं, ठेकेदार करते हैं, इतने सारे लोगों को, मजदूरों को हायर कर लेंगे और वहां से तो उठा लेंगे पैसा बहुत सारा, लेकिन उनको अपनी जेब में से सिर्फ 200 इस तरह से करके दे देते हैं और सारा बेनिफिट उनकी जेब में। तो इस तरह की चीजें खत्म करने के लिए मिनिमम वेज एक्ट लाया गया था। और अभी शायद मेरे ख्याल से दिल्ली का, मुझे मेरे ख्याल से दिल्ली में 500 और 700 है, और यूपी में भी इतना ही है, 400 के करीब मिनिमम वेज है। यानी कि आप दिहाड़ी पे भी काम कर रहे हैं तो आपको 500, 550, 400 तो मिलेंगे ही, इससे कम तो आपको फिर है ही नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी है, वो इतना दिया जाना चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट के तहत कहा गया कि इतने पैसे दिए जाने चाहिए जिससे कि वो अपनी एसेंशियल जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, वो खरीद सके, जैसे कि खाना और अदर थिंग्स। तो इस तरह से मिनिमम वेज एक्ट इसके आर्टिकल के तहत ही आया। अब आर्टिकल 39 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था, और इसको हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि आर्टिकल 39A का जो अमेंडमेंट है वो बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 39 में 39A आया। 39A बहुत बहुत जरूरी है। तो इसमें है मुफ्त, इसे लिख लीजिएगा आप, मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। तो यानी कि अब इसमें मैं आपको कैसे इसको एग्जाम्पल को आप समझिए कि क्या है मुफ्त कानूनी सहायता, ये क्या जरूरी है, क्यों इसकी जरूरत आई। तो एक केस था हुसैनारा वर्सेस होम सेक्रेटरी, ये 1979 का केस है, हुसैनारा वर्सेस होम सेक्रेटरी। तो बेसिकली ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो पर्सन है, जो भी पिटिशनर है या वो डिफेंडर भी है, तो केस लड़ने के लिए जो अमीर लोग हैं उनके पास तो पैसा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वकील तक का भी जो फीस है वो नहीं दे पाते, जो कोर्ट की फीस नहीं दे पाते। मान ले वकील ने तो फ्री में केस लड़ दिया, ऐसा होता नहीं है वैसे कि वकील फ्री में केस लड़ दे जो सरकारी वकील ना हो, तो वकील को देने तक के भी पैसे उनके पास नहीं होते, या उनके पास आने जाने का भी खर्चा नहीं होता। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुसैनारा वर्सेस जो ये होम सेक्रेटरी वाला केस है कि फ्री लीगल एड दी जाएगी किन लोगों को, जो लोग कोर्ट की फीस तक भी जमा नहीं कर सकते, उनको मुफ्त की जो है वो दी जाएगी कानूनी सहायता। यानी कि तभी से आया है गवर्नमेंट वकील का कॉन्सेप्ट, जो गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड कराती है ना, जिन लोगों के पास वकील नहीं है, मान ले किसी वकील ने केस लड़ने से ही मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ रहा है तो फीस भी नहीं दे पाएगा मेरी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए सरकारी वकील उनको देती है। तो सरकारी वकील का कॉन्सेप्ट तब से आया है, आया था फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A में। तो राज्य जो है वो फ्री लीगल एड इंश्योर करेगा। तो इसमें एक एक्ट आया था, इस एक्ट को आप शॉर्ट में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा नालसा, NALSA। ये है नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम नालसा कहते हैं, या फिर इसे इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा यहाँ पर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हम कहते हैं नालसा। ये कब बना था, ये बना था 1987 में इसका गठन हो गया था नालसा का। और इसके तहत जो है, जो पर्सन है जो नहीं, जिनको कानूनी सहायता प्राप्त हो पाती है, उनको फ्री में यानी कि मुफ्त की जो सहायता है वो दी जाती है, जिसके तहत सरकारी वकील भी दिया जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग कोर्ट की एक फीस भी होती है, वो फीस अगर वो केस के लिए नहीं सबमिट कर पा रहा है वो पर्सन, तो उसके लिए भी कोर्ट उसको छूट दे देती है कि जब भी तुम्हारे पास पैसे आए वो तब वो पे कर सकता है कोर्ट की फीस, और कुछ केसेस में वो माफ भी कर दी जाती है। तो ये फ्री लीगल एड जो आर्टिकल 39A द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो लिखा हुआ है उसके तहत ही ये दिया जाता है। अब इसमें हम एक और आर्टिकल पढ़ेंगे, 39A हमारा हो गया। 39 के बाद हमारा आता है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत।
तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 40 की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ही बात करेंगे हम। एक तो आर्टिकल 40 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 के अलावा जो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम करेंगे आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 49, 50 और 51। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? पंचायत का संगठन, पंचायत का संगठन। तो जो हमारे यहाँ पे पंचायती राज आया है, वो पंचायती राज इसी आर्टिकल के तहत आया है। तो बेसिकली जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी यकीन रखते थे, मतलब उनका बिलीफ था पंचायत में। वो जो है गांव में पंचायत के बल पर, डिसेंट्रलाइजेशन पर वो देते थे जोर, कि मतलब सेंटर में अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, जो गांव है वो छोटी छोटी यूनिट अपने आप में जो है एक सेंटर होना चाहिए। तो विलेज पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है, ये गांधी जी से इंस्पायर है। ये वाला आर्टिकल जो 40 है, गांधी जी से इंस्पायर है। और आर्टिकल 40 में लिखा हुआ पंचायतों का संगठन। इसमें है लिविंग वेज प्रोवाइड कराना, यानी कि जीवन जीने योग्य जीविका, जीवन जीने योग्य जीविका, जीवन जीने योग्य जीविका, यानी कि आपकी जो आजीविका है, यानी कि लिवलीहुड है, वो जीवन जीने योग्य तो हो कम से कम। ये मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। आजीविका यानी कि लिविंग वेज, लिविंग वेज, लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 43 में, जो हमने यहाँ पे बात की थी ना अभी के, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और मतलब हर कंट्री का अपना अपना अलग है मिनिमम वेज है। तो कम से कम इतनी तो वेज हम प्रोवाइड कराएं, जो वो अपनी इसेंशियल जो फूड वगैरह की चीजें हैं वो खरीद सके, वो मजदूर या कोई भी पर्सन है, तो कम से कम उतने पैसों से कम तो उसे नहीं मिलना चाहिए। तो ये जीवन जीने योग्य आजीविका या फिर लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है। 43 में लिखा हुआ है जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, सांस्कृतिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण है जी। हाँ 49 में, ये 49 में ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। ऐतिहासिक, ये सब भूल जाते हैं हिंदी। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। आपको सारे आर्टिकल याद नहीं करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो याद रखने हैं। और इसमें है शक्ति का विभाजन, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन आर्टिकल 50 में है, शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से विभाजित है। मतलब न्यायपालिका के कार्य जो हैं वो कार्यपालिका से अलग होंगे, सेपरेट रहेगी जुडिशरी। फिर इसमें आता है अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति या फिर इंटरनेशनल पीस, ऐसे हम कहेंगे इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस। तो अब इन वाले आर्टिकल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मिनिमम वेज एक्ट हमने बात कर चुके हैं पहले भी,
कि इतनी तो आजीविका हो, लिविंग वेज इतनी तो हो कम से कम कि उस वो पर्सन जो है उसका जीवन यापन हो जाए सही तरीके में, है ना, कम से कम इतने पैसे तो उसे मिले। 49 में लिखा हुआ है जितनी भी हमारी सांस्कृतिक इमारतें हैं या फिर ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण करना, यानी स्टेट जो है उनको संरक्षित करेगा। जैसे कि पहले क्या था, ब्रिटिशर्स ने उतना ध्यान नहीं दिया था, अलग जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, बहुत सारे टेम्पल है जिनका संरक्षण ही नहीं हुआ था पहले। उनका संरक्षण जब हम आजाद हुए उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने करना शुरू किया है, और उसके बाद जो है यूनेस्को में बहुत सारी साइट हमारी गई है। तो स्टेट को सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण करना है। 50 जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 50 आप हमेशा बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसमें शक्ति का विभाजन भी पूछा जाता है, आपको मैचिंग में देंगे, आपको मैचिंग दे देंगे, आर्टिकल 50 दे देंगे, आर्टिकल 36 दे देंगे, 38 दे देंगे, 39 दे देंगे, और आपसे ऐसे मैच करने को कहेंगे कि ये कौन कौन से किससे मैच करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे शक्ति का विभाजन है, इसमें स्टेट की डेफिनेशन है, इसमें जन कल्याण वेलफेयर ऑफ द पीपल का कॉन्सेप्ट है, और 39 में कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं जो कि उन्हें याद रखने हैं जब वे पॉलिसी बनाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है कि शक्ति का विभाजन दिया गया है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि शक्ति के विभाजन में 50 में दिया क्या गया है, इसमें कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है ये न्यायपालिका जुडिशरी से क्या रहेंगे? सेपरेट रहेंगे। तो इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ कि किसी भी जज के बारे में पार्लियामेंट में कभी भी डिस्कस नहीं हो सकता। किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड है, यानी उनके आचरण के बारे में। किसी भी चीफ जस्टिस के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता, उनके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं हो सकता, कोई भी सांसद किसी भी जज के बारे में नहीं डिस्कस कर सकता। ये क्यों है प्रोविजन? क्योंकि न्यायपालिका जो है ये कार्यपालिका से अलग है। सेम एज न्यायपालिका इंडिविजुअली किसी भी एमपी या किसी को भी जो है वो डिस्कस नहीं कर सकती है जुडिशरी में, अनटिल और अनलेस उनके पास उससे रिगार्ड्स में कोई केस उनके पास आया हो। और ये पार्लियामेंट में किसी भी जज के बारे में कब डिस्कस होगा? जब उसके महाअभियोग का केस जो है वो संसद में चल रहा हो, तब वो उसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर 51 आता है अंतरराष्ट्रीय शांति। तो स्टेट जो है ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित हो। और हमारे यहाँ पे आपको पता है, आपने सुना होगा NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉइन किया था। गुट निरपेक्षता जैसे कि आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो कितनी कौन कौन सी सुपर पावर थी वर्ल्ड में? कौन कौन सी अभी प्रेजेंट में सुपर पावर है? USA और रशिया। दो पोल हो गए, तो इसे हम कहते हैं गुट। दो गुट बन गए, एक तो US है, एक रशिया है। तो इंडिया किसकी तरफ है? तो इंडिया ने कहा हम नॉन अलाइंड है। नॉन अलाइंड मतलब हम किसी की तरफ नहीं। गुट निरपेक्ष मतलब हम किसी भी ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है, हम दोनों कंट्री के साथ अच्छे संबंध बना के रखेंगे। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत के रशिया के साथ भी अच्छे संबंध है और US के साथ भी अच्छे संबंध है। US के साथ ट्रेड से संबंधित ज्यादा है और रशिया के साथ हमारे संबंध पहले से ही ठीक है। तो ये US जो है पहले इनिशियली आजादी के टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। लेकिन US में एक घटना हुई थी, आपने सुना हो 9/11 का हमला। 9/11 हमला हुआ था। जब 9/11 का हमला हुआ था तो क्योंकि उसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट भी पाए गए थे, तो फिर धीरे धीरे US ने इंडिया की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। उससे पहले US से हमारा बहुत अच्छा दोस्त नहीं था। जब 9/11 हमला हुआ तब से US से हमारा अच्छा दोस्त बनने लगा। तो हमने क्या कॉइन किया? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है कि हम किसी की साइड नहीं है, किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, और शांति स्थापित करने में हमारी जो है ना यूएन में एक मिशन होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो बहुत टॉप की ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें एक होता है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग सुना है आपने कभी? आपने जरूर सुना होगा। जैसे कि श्रीलंका में एक बार वॉर हुआ था। श्रीलंका में वॉर हुआ था
राजीव गांधी के असैसिनेशन से पहले। तो राजीव गांधी के असैसिनेशन से पहले वहां पे युद्ध चल रहा था। तो हमारी भारत से वहां पे युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध को मतलब पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती है। पीस कीपिंग का मतलब होता है शांति के लिए। ये गोली नहीं चलाएंगे, ये शांति स्थापित करने के लिए भेजी जाती है। तो यूएन में इंडिया की सबसे ज्यादा जो है पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती है यूएन में। यूएन जो है जैसे मान लो अभी रिसेंटली कहाँ पे, जैसे इसमें इराक सीरिया वगैरह में जो है, या फिर इजराइल इसमें सूडान में वॉर चल रहा था अभी रिसेंट में। तो भारत से भी बहुत सारी फोर्सेस अदर कंट्री में भेजी जाती है, तो इसे कहते हैं पीस कीपिंग। तो ये भी हमने किसके तहत किया हुआ है, आर्टिकल 51 के तहत किया हुआ है, क्योंकि हमें अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करनी है। तो आपको समझ आया ये कि आयरलैंड से लिए गए हैं हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में लिखे हुए हैं, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, जिसमें कि हमने 36, 38 और 39 ए पढ़ा और 40 तक पढ़ा। 40 के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 43 इंपॉर्टेंट था, और 49 और 50 और 51। तो ये वाले जो आर्टिकल हैं इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, और इससे बाहर इतना नहीं पूछा जाता, बहुत अंदर यदार्थ में आपसे नहीं पूछा जाता है। और ये जो आर्टिकल 36 से 51 तक पूरे आर्टिकल है, इनकी शीट में आपको एक बार सेंड कर दूंगी, उसको आप फिर से देख लीजिएगा, कि आपको ये होगा कि मुझे सारे आर्टिकल भी देखने हैं एक बार, तो आप उसको सारे आर्टिकल्स को भी एक बार देख करके जाइएगा। तो आज हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, हमने क्या किया, पार्ट 4। कल हम करेंगे पार्ट 4 ए। पार्ट 4 ए, पार्ट 4 ए में क्या है, कौन सा आर्टिकल है, 51। आर्टिकल 51 ए में क्या है, हमारे मूल कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज है, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी उसे भी हम कवर कर लेंगे।